दिल्ली में इस बार विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की नज़र जीत की हैट्रिक के साथ शीला दीक्षित के रिकॉर्ड की बराबरी पर है। दिल्ली में अब ये माहौल बन चुका है कि दिल्ली में सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि 26 साल बाद उसका दिल्ली में सत्ता से वनवास आखिरकार खत्म हो जाए। दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। वहीं 1998 से 2013 तक शीला दीक्षित के नेतृत्व में लगातार 15 साल सत्ता में रही कांग्रेस को भरोसा है कि दिल्ली चुनाव के नतीजे उसमें नई जान फूकेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार कौन से मुद्दे या फैक्टर अहम हैं, आज हम इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। इसने 2015 में वोटर्स का ध्यान अपनी ओर वादों से खींचा था। चुनाव बाद उन वादों को पूरा करके एक नई नवीली पार्टी दिल्ली में वोटरों को दिले पर कब्जा कर लिया था। इतने हजारों लोगों का फ्री में इलाज कराते हैं, अस्पतालों के अंदर फ्री में दवाइयां देते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, इतने गरीबों के बच्चों की अच्छी शिक्षा कराते हैं, स्कूल ठीक कर दिए। उन वादों में मुफ्त बिजली, पानी, पढ़ाई और चिकित्सा थी। इसका जिक्र करते अरविंद केजरीवाल तक नहीं रहे हैं। बाद में इस लिस्ट में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा भी जोड़ी गई। अब 2025 का विधानसभा चुनाव मुफ्त रेवड़ियों वाली जंग में तब्दील हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी की फ्रीबीज की रेवड़ी बताकर उसकी आलोचना की थी, लेकिन वक्त का तकाजा देखिए साथियों, अब बीजेपी को भी एक से बढ़कर एक ऐसे वादों के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जिसे पीएम मोदी रेवड़ी बताया करते थे। बीजेपी ने चुनावी वादों में महिलाओं के लिए पेंशन, छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा और मेट्रो में सफर में डिस्काउंट शामिल हैं। पार्टी तो एक कदम आगे बढ़कर झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन कराने का वादा भी कर रही है। महिलाएं दिल्ली के चुनाव प्रचार के केंद्र में हैं। यह एक समर्पित वोट बैंक है, क्योंकि ये वो वोट बैंक है जिससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के चुनाव का नतीजा कैसे पलटा था वो आप सभी जानते हैं। इस वोट बैंक को केजरीवाल ने कांग्रेस से सफलतापूर्वक अलग किया है और निर्णायक रूप से जीता है। यदि 2020 का विधानसभा चुनाव मुफ्त बस यात्रा के वादे के साथ जीता गया था, तो 2025 का चुनाव पेंशन के बारे में और महिला मतदाताओं के पास बहुत सारे विकल्प भी हैं। आप उनके लिए 2100 रुपए और बीजेपी और कांग्रेस 25-25 रुपए प्रति माह की पेशकश कर रही हैं। बीजेपी ने तो यह भी वादा किया है कि वह आप सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना को बंद नहीं करेगी। महिला मतदाता अपने शिक्षा मॉडल के कारण स्ट्राइड एंड स्टेट आपका समर्थन करती है, जिसका मतलब है बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल। और वहीं पिछले एक दशक में आपने सक्सेसफुली डेडिकेटेड कास्टलेस वोट बैंक बनाया है, जो है शहरी मिडिल क्लास आर्थिक रूप से कमजोर मतदाता। ये वो मतदाता हैं जिनको केजरीवाल की राजनीति से सीधा फायदा हुआ है। इस बार फोकस फिर से इसी वोट बैंक पर है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बीच सभी पॉलिटिकल पार्टी मिडिल क्लास को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। अपने प्रचार अभियान की शुरुआत में केजरीवाल ने जाटों को, ओबीसी को केंद्रीय सूची में शामिल करने की बात कही थी, लेकिन अब उनका ध्यान मिडिल क्लास पर है। आपने वित्तीय रूप से इस तरह से काम किया है कि आपकी योजनाओं के कारण हर परिवार को हर महीने लगभग 25,000 रुपये का लाभ मिल रहा है। बीजेपी इसका मुकाबला सब्सिडी वाली थाली और छात्रवृत्ति योजनाओं से कर रही है। जमीनी स्तर पर बढ़े हुए पानी और बिजली के बिल मिडिल क्लास मतदाताओं की परेशान कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने केजरीवाल के दिल्ली मॉडल पर राहुल गांधी के हमले के साथ चुनाव प्रचार की धमाकेदार शुरुआत भी की है। हालांकि उनके बाद राहुल गांधी की कई रैलियां कैंसिल भी हुई हैं। अब जब चुनाव में बमुशक्कत एक हफ्ता बचा ही है, वह फिर प्रचार में कूद पड़े हैं। राज्य इकाई एक बार फिर अकेले ही लड़ने के लिए छोड़ दी गई है। कांग्रेस की दुविधा इस बात से उपजी है कि उसे लगता है कि उसके पास सीट जीतने के लिए पर्याप्त प्रभाव नहीं है और किसी भी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का मतलब होगा कि आप इससे सीधा मुकाबला और चाहे अनचाहे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। 2020 के चुनाव में केवल 3 कांग्रेस उम्मीदवार अपनी जमानत बचा पाए थे, जिनमें अरविंदर लावली जो भाजपा में शामिल हो गए हैं और अपने गृह क्षेत्र गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, देवेंद्र यादव वर्तमान राज्य इकाई प्रमुख हैं और अभिषेक दत्त कस्तूरबा नगर
उम्मीदवार हैं। इसी के साथ इस बार बीजेपी ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाए और यह उसी रणनीति का पालन कर रहे हैं जो उसने सभी राज्य विधानसभा के चुनाव में अपनाई है, किसी को भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं करना, पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखना और इसमें चुनाव को केजरीवाल बनाम मोदी की लड़ाई बना दिया है। केजरीवाल के लिए दांव बहुत ऊंचे हैं क्योंकि यह उनकी पार्टी के लिए करो या मरो की लड़ाई है। दिल्ली में हार का मतलब होगा अपने गढ़ में राजनीतिक जगह खोना। आप चुनाव को स्थानीय और अपनी मुख्य ताकत भ्रष्टाचार विरोधी और काम की राजनीति पर केंद्रित करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं एक दशक से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आप इस बार स्पष्ट सत्ता विरोधी लहर का सामना भी कर रही है। सत्तारूढ़ पार्टी को इस बात का एहसास है कि 22 मौजूदा विधायकों को टिकट न देकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश भी की है। मौजूदा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपना निर्वाचन क्षेत्र पटपरगंज से बदलकर जंगपुरा लिया है। केजरीवाल 3 मौजूदा मंत्री राजकुमार आनंद, कैलाश गहलोत और राजेंद्र पाल गौतम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आनंद और गहलोत भाजपा में शामिल हो गए हैं और वहीं गौतम एक प्रमुख दलित चेहरा हैं जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। केजरीवाल का गृह क्षेत्र नई दिल्ली एक वीआईपी मुकाबले का गवाह बन रहा है। यहाँ 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं और प्रवेश वर्मा जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं मैदान में उतर आए हैं। कालकाजी से बड़ बोले रमेश बुदौड़ी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कुछ मतदाता इधर उधर भी हुए हैं जिससे मतदाता परसेंटेज भी कुछ गड़बड़ा गया है। अब कौन किसको वोट देगा और कौन सत्ता की कमान संभालेगा, इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे 8 फरवरी को। तो चुनाव से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।